फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली एटॉमिक प्रॉपर्टी है, यानी एक एटॉमिक प्रॉपर्टी का एक टाइप है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि किसी भी 1 मोल ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ एन एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो तवन्नाई दरकार होती है, उस तवन्नाई का नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस फॉर्म ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा प्लस में होगा और इसका जो यूनिट है वो हमेशा किलो जॉल पर मोल है। आयनाइजेशन एनर्जी के दो और भी नाम हैं, जिसमें से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, इट इज आल्सो नाउन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। और आयनाइजेशन एनर्जी को डिनोट किया जाता है I.E से और आयनाइजेशन पोटेंशियल को I.P से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आपके सामने देखिए, आप 1 मोल ऑफ कोई एक्स एटम है, कोई भी गैसियस फॉर्म में है, और इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है और नतीजे के तौर पर जो एक्स होगा उसके ऊपर हमेशा क्या होगा, यानी ये यूनी पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूट्रल एटम से निकल जाता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इसी दौरान जो भी एनर्जी दरकार होगी, और उस एनर्जी का नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए 3 कंडीशन को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें से पहला कंडीशन है, यानी हमारे पास जो एटम होगा वो 1 मोल होना चाहिए और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद 1 मोल ऑफ एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो उसमें से यूनी पॉजिटिव गैसियस फॉर्म ऑफ आयन बनना चाहिए। अगर यूनी पॉजिटिव गैसियस फॉर्म ऑफ आयन नहीं बनेगा 1 मोल, तो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का निकलना ज़रूरी है। वैलेंस शेल का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल से। जैसे कि मैंने लिखा, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स, और पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन। इसके बाद तीसरा कंडीशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के 3 टाइप से हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। देखिए, किसी भी 1 मोल ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ एटम से के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए और वो एटम यूनी पॉजिटिव क्या हो, आयन में तब्दील हो जाए, तो उस दौरान जो भी एनर्जी दरकार होगी तो उस एनर्जी का नाम क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने है एल्युमिनियम, यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है। इसके आउटर मोस्ट शेल से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और उसी दौरान जो भी एनर्जी रिक्वायर होगी उस एनर्जी का नाम क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। इसके बाद है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? देखें, किसी भी यूनी पॉजिटिव गैसियस फॉर्म ऑफ आयन से के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए और वो आयन डाई पॉजिटिव गैसियस फॉर्म ऑफ केट आयन में तब्दील हो जाए, और उस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर होगी उस एनर्जी का नाम क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि देखें, एल्युमिनियम +1 है, इसको बोलते हैं यूनी पॉजिटिव आयन कहते हैं, और इसके आउटर मोस्ट शेल से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये यूनी हमारे पास डाई पॉजिटिव आयन में तब्दील होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो तवन्नाई दरकार होगी इसका नाम क्या है? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। किसी भी डाई पॉजिटिव आयन गैसियस फॉर्म ऑफ आयन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए और वो ट्राई पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाए
और उसी दौरान जो एनर्जी रिक्वायर होगी उस एनर्जी का नाम क्या है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि देखिए एल्युमिनियम +2 है और गैसियस फॉर्म में है और इसको डाई पॉजिटिव आयन कहते हैं, और इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये ट्राई पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है। तो इस ट्राई पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो तवन्नाई दरकार होगी, और उस तवन्नाई का नाम क्या है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के बारे के हवाले से एक सवाल पूछते हैं एग्ज़ाम में। सवाल पूछते हैं कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली हमेशा ज़्यादा होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से, और सेकंड हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होती है। तो इसका रीज़न ये बनता है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन हमेशा डाई पॉजिटिव केटाइन से, यानी डाई पॉजिटिव आयन से निकाला जाता है, डाई पॉजिटिव आयन से निकाला जाता है। तो ऐसे में डाई पॉजिटिव आयन वैसे भी इसके पास 2+2 चार्ज होता है, इस इलेक्ट्रॉन मज़ीद निकालना मुश्किल होता है, तो इसलिए एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा दरकार होती है। जबकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, यूनी पॉजिटिव आयन से निकाला जाता है, और इसमें कंपैरेटिवली इसकी यानी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जबकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूट्रल एटम से निकाला जाता है। तो इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा सेकंड से ज़्यादा होती है, सेकंड हमेशा क्या होती है, फर्स्ट से ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड 3, यानी आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड 3 में इसके क्या जो है ना इसके ट्रेंड्स हैं। तो इस हवाले से आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियोडिक टेबल से लेफ्ट से राइट की तरफ हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि मैंने लिखा कि जनरली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, रीज़न क्या है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, इसके हवाले से रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जब बढ़ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से डिक्रीजिंग या डिक्रीजेस इन द एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। जब एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। तो इसी तरह से हमने ये बात अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, ionization energy is increase because the increase in the nuclear charges and the decrease in the atomic size। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, वो कौन से फैक्टर्स है जो आयनाइजेशन एनर्जी पर असरअंदाज होते हैं, उसको मुतासिर करते हैं। पहला फैक्टर है द एटॉमिक साइज। देखें, एटॉमिक साइज जो होता है वो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जब एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके बाद न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट एक ही चीज़ है। तो शील्डिंग जो इफेक्ट है वो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी एटम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर किसी एटम में शील्डिंग इफेक्ट कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके बाद नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी नेचर ऑफ ऑर्बिटल भी ज़रूरी है कि एक ऑर्बिटल के अंदर इसका नेचर क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल है। हम जानते हैं कि अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करेंगे, एस हमेशा S2 में स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू S1 के मुकाबले में, क्योंकि एस ऑर्बिटल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है और 1 इलेक्ट्रॉन में इसी तरह से अनस्टेबल, इसलिए मैंने लिखा S2 इज ए स्टेबल देन दी S1। इसी तरह से अगर हम P की बात करेंगे
तो p ऑर्बिटल या तो 6 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है या तो 3 में स्टेबल होता है। 6 में फुल फिल होते हैं और 3 में हाफ फिल होते हैं। इनको डीजनरेटिंग ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, सेम एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल्स। और जबकि p1, p2, p4 और p5 क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये बातें आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है, इससे रिलेटेड हमें 2 रीज़न डिस्कस करनी है। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हमारे पास देखें कि हमने जो हमारे पास इसमें जो वाई एक्सिस में हमने क्या रखा है, आयोनाइजेशन एनर्जी रखा है, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं यानी आई ई लिख सकते हैं। और इसी तरह से हमने एक्स एक्सिस में हमने यहाँ पर रखा है हमारे पास एलिमेंट्स है। तो सबसे पहला एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। देखिए आप अगर हम इसकी ग्राफ को ड्रा करें तो देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो हमारे पास डॉट है ये हमारे पास सोडियम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इस ग्राफ में इस जगह पर है। जब हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन मैग्नीशियम से जब हम एल्युमिनियम में जाते हैं तो इंक्रीज होने के बजाय ये डिक्रीज हो जाती है। जब हम एल्युमिनियम से सिलिकॉन में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी फिर इंक्रीज हो जाती है। सिलिकॉन से जब हम फास्फोरस में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और फास्फोरस से जब हम सल्फर में आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है मज़ीद। और इसके बाद सल्फर से जब हम क्लोरीन में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और क्लोरीन से आर्गॉन में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए इससे हमें कुछ बातें समझ आ रही है कि हमारे पास कि सोडियम आल्दो अगर सोडियम से अगर मैग्नीशियम में जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई, लेकिन एल्युमिनियम में कम हो गई। लेकिन एल्युमिनियम से सिलिकॉन में ज़्यादा हो गई, फास्फोरस में ज़्यादा हो गई, लेकिन सल्फर में कम हो गई। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग है। तो ये सवाल एग्जाम में इस तरह पूछ सकते हैं कि although the ionization energy is left to right increase in the periodic table, but the ionization energy of aluminum is less than magnesium and sulfur is less than क्या है हमारे पास, फास्फोरस है। तो इस तरह एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हम विद रीज़न के साथ डिस्कस करेंगे। अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा सवाल हमसे पूछे तो इसको किस तरह आंसर हमें देना है। देखें एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 है। देखिए आप इसके हमारे पास देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो s ऑर्बिटल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, आप देख लें। जबकि मैग्नीशियम पे देखते हैं तो 3s2 है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ देखें आप s इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू। तो इसी तरह से हमारे पास देखें 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि मैग्नीशियम में, जबकि एल्युमिनियम में 3s1 में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए आल्दो एल्युमिनियम मैग्नीशियम के बाद है, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है ड्यू टू 3s1 इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर हम यही रीज़न डिस्कस करें, सल्फ़र की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है फास्फोरस से, हालांकि सल्फ़र की ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका भी रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप देखें सल्फ़र के अंदर 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि फास्फोरस में देखें 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है हमारे पास हाफ फिल है और ये डीजनरेटिंग ऑर्बिटल है, इनको निकालना मुश्किल है। जबकि 3s4 में क्या है, डीजनरेटिंग ऑर्बिटल नहीं, इसको निकालना आसान है। तो ये 2 रीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम के हवाले से इससे इस तरह भी सवाल आज पूछ सकते हैं।